नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं हम लोग। और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आज हमारा ये 62 नंबर सेट्स हैं। इससे पहले कि मैं एक्सेट सेट करा चुका हूँ, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं वे इससे पहले के एक्सेट सेट यानी 1 से लेकर के एक्सेट सेट को पूरा वो सॉल्व कर लें, क्योंकि आप ये पाएंगे कि करने के लिए तो हम एक सेट में लगभग हमने 15 क्वेश्चन ही लिया हुआ है, यानी एक सेट में हमने कुल 15 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, लेकिन वास्तव में ये एक क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन के क्या है बराबर है, ठीक है। और हमें कुल 100 सेट्स कराने हैं। आपके 100 सेट्स में हमें पूरे आपके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को कवर करना है। तो कहने के लिए 15 क्वेश्चन है, लेकिन वास्तव में एक क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन के बराबर है। और नहीं तो अभी आप इस सेट को देख रहे हैं, आप खुद देख लीजिएगा, 15 क्वेश्चन में आपको कम से कम 5 टाइम प्लस कर लीजिए, यानी 80 से 85 क्वेश्चन आप एक सेट को सॉल्व करके आगे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी डेवलप कर लेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आज हम अपना स्टार्ट करते हैं 62वां सेट, ठीक है, 62 नंबर सेट। पहला क्वेश्चन, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बर्नार्ड बारूच, मार्गेनथाउ, प्रोफेसर लिपमैन, जॉर्ज केनन। जॉर्ज केनन। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बताइए। बर्नार्ड बारूच ने, मार्गेनथाउ ने, प्रोफेसर लिपमैन ने या जॉर्ज केनन ने? किसने किया था? इसमें आंसर होगा ए, बर्नार्ड बारूच। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बर्नार्ड बारूच ने किया। दरअसल शीत युद्ध क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में कोई युद्ध तो नहीं था, कोई युद्ध तो नहीं हो रहा था, लेकिन युद्ध का एक वातावरण जरूर था। यह एक ऐसा युद्ध था जो कभी लड़ा ही नहीं गया। यह एक ऐसा युद्ध था जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, विभिन्न अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से लड़ा जा रहा था, ठीक है। और इसको शीत युद्ध को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार का वातावरण था उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको निलंबित मृत्युदंड कहा। किसने? पंडित नेहरू ने क्या कहा इसको? शीत युद्ध के बारे में क्या कहा? इसको निलंबित मृत्युदंड कहा, ठीक है। लेकिन वहीं पर आपने नाम सुना होगा केपीएस मेनन का। केपीएस मेनन ने इसको कई कई नाम दिया, ठीक है, कई कई नाम दिया। क्या क्या नाम दिया? इन्होंने कहा यह दो विचारधाराओं का युद्ध है। कौन सी विचारधारा? साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा। इन्होंने कहा कि यह दो गुटों का युद्ध है। इसका कौन सा गुट? एक नाटो और दूसरा वार्सा पैक्ट। नाटो का गठन 1949 में होता है, तो जिसका जो अमेरिका के प्रयास से होता है, उसका मुख्यालय बनाया जाता है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। तो वहीं पर 1955 में वार्सा पैक्ट बनता है। यह भी एक सैनिक संगठन था, नाटो भी एक सैनिक संगठन था। वार्सा पैक्ट 1955 में बनता है, जिसका मुख्यालय मॉस्को में बनाया जाता है, ठीक है। केपीएस मेनन साहब कहते हैं कि यह दो तंत्रों का, एक लोकतंत्र और एक जनतंत्र का युद्ध है। तो वहीं और भी कहा जाता है, वहीं पर मेनन साहब एक और बात भी कहते हैं कि दरअसल यह जो युद्ध है, यह कहीं ना कहीं एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध नहीं, लेकिन युद्ध से कमतर भी नहीं है। यानी चार संज्ञाएं केपीएस मेनन साहब देते हैं। पंडित नेहरू का मैंने बताया ही आपको कि सस्पेंडेड डेथ कहा, निलंबित मृत्युदंड कहा। किसको? शीत युद्ध को, ठीक है, कोल्ड वार को। तो ये शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बर्नार्ड बारूच ने किया था। अब आप देखिए इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन मिले या नहीं मिले, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? फुल्टन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत,
मार्शल योजना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए। दरअसल इसमें फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना, इन तीनों का संबंध शीत युद्ध से है। तीनों का संबंध शीत युद्ध से है। तो किसका संबंध नहीं है? इसका मतलब इसमें डी आंसर होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत है ये, ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना, इन तीनों का संबंध शीत युद्ध से है। अब फुलटन आप जानते हैं अमेरिका में एक स्थान है, उसका नाम है फुलटन। ट्रूमैन अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं और मार्शल अमेरिकी सरकार में विदेश सचिव संबोधता रहे हैं। ठीक है, यानी विदेशी मामलों के जानकार थे मार्शल साहब। चलिए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं इनके बारे में, हम एक डिटेल जान लेते हैं ये तीनों चीज क्या थी। अब इन तीनों पे अलग अलग क्वेश्चन बनता है, फिर आप देखिए कम से कम 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर मैं एक आपको पेज दे रहा हूं और इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बड़ा काम आएगा आपके, या फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, चलिए देखिए, फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत तथा मार्शल योजना, तीनों का संबंध किससे है? शीत युद्ध से है। ठीक है, 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर चर्चिल, कौन भाषण देता है? अमेरिकी राष्ट्रपति चर्चिल थे उस समय। चर्चिल द्वारा दिए गए भाषण ने आधुनिक रूप में शीत युद्ध का आरंभ किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन लिखा है, ट्रूमैन है, ने 12 मार्च 1947 को यह घोषित किया कि वह साम्यवादी प्रसार को रोकेगा। ठीक है, इसी के अनुसरण में अमेरिका ने आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए जो नीति अपनाया उसे ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल के सुझाव पर यूरोप के पुनरुत्थान के लिए अपनाई गई नीति को मार्शल योजना कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने एक बताया आपको कि कौन थे ये? अमेरिकी विदेश सचिव थे, कौन? मार्शल साहब। फुलटन एक स्थान का नाम है, वहीं पर चर्चिल साहब ने भाषण दिया था, और राष्ट्रपति ट्रूमैन भी जो है ये इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब तीनों का संबंध किससे है? शीत युद्ध से है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भाई एक इन्फॉर्मेशन है, आपको दे दें, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री की ये क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं ये, और ये ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। सुबह 7:30 से 9 पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, और सुबह 9 साढ़े 10 हिस्ट्री की क्लास है। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहें वो सेंटर पर आ सकते हैं, प्रयागराज के सेंटर पर आ सकते हैं, और जो बच्चे दूर दराज हैं वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस हमारे टीजीटी के लिए भी है, पीजीटी के लिए भी है, नेट जेआरएफ और अदर स्टेट एग्जाम के लिए भी है, और बहुत ही जेन्युइन इसका चार्ज रखा गया है। 1999 रुपये की फीस है, आप आकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वार्सा पैक्ट का गठन कब हुआ था? वार्सा पैक्ट का गठन कब हुआ था? 1949 में, 1950 में, 1955 में, 1967 में। वार्सा पैक्ट के बारे में अभी मैंने बताया कि वार्सा पैक्ट जो है उसका गठन कब हुआ था, ये भी इसके पहले मैंने बताया है। ठीक है, तुरंत वहां सबको यहां से मिल जाएगा। आंसर होगा 1955, सी इसका आंसर है। ठीक है, वार्सा पैक्ट का गठन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। मैंने बताया भी आपको कि 1949 में नाटो का गठन हुआ था। नाटो हिंदी में कहते हैं, नेटो कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो 1949 में नेटो का गठन हुआ था, अमेरिकी प्रयास से हुआ था। तो उसी का जवाब था, क्या कह सकते हैं, साम्यवादी प्रत्युत्तर था, साम्यवादी जवाब था क्या? वार्सा पैक्ट 1955 में होता है, रूस के प्रयास से होता है। ठीक है, और जिस प्रकार की बात कही गई थी नाटो में, लगभग उसी तरह की बात कही गई थी किसमें? वार्सा पैक्ट में भी। ठीक है, क्या कहा गया था नाटो में? यह था कि जो भी नाटो में शामिल देशों, अगर जो नाटो में शामिल कोई भी देश के ऊपर अगर कोई भी देश आक्रमण करता है तो सब मिलकर के उसके खिलाफ लड़ेंगे, यानी सब एक के लिए हो जाएंगे। यही बात वार्सा पैक्ट में भी कही गई थी, क्योंकि नाटो और वार्सा पैक्ट दोनों ही सैन्य संगठन है,
वार्सा पैक्ट में भी यही कहा गया था कि अगर वार्सा पैक्ट में शामिल राष्ट्रों पर कोई भी आक्रमण करता है तो सभी राष्ट्र उसके खिलाफ तन से लड़ेंगे। ठीक है, तो वार्सा पैक्ट क्या था, 1955 में बना और यह साम्यवादी प्रत्युत्तर था किसका, नाटो का। लेकिन इसके बारे में और डिटेल भी मैंने आपको नोट किया है आपके लिए, उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा जानिए इसके बारे में, वार्सा पैक्ट के बारे में, जो और क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। 14 मई 1955 को सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना किया। वार्सा पैक्ट नाटो का साम्यवादी प्रत्युत्तर था। इसका प्रधान कार्यालय कहां पर था, मॉस्को में था। सब क्वेश्चन है, जान लीजिएगा, मॉस्को में था। सोवियत संघ के अतिरिक्त इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे, अभी क्वेश्चन को यही पूछा गया है, बनाया गया है इसमें से अलग अलग विकल्प, इसमें से कौन कौन से जो है देश जो है इसमें थे, तो अलग अलग ग्रुप के माध्यम से पूछा गया है। सोवियत संघ के अतिरिक्त इसके अन्य सदस्य कौन थे भाई, अल्बानिया, बुल्गारिया, सोवियत संघ के अलावा अल्बानिया, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया थे। इस पैक्ट के अनुच्छेद 4 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 4 इसका, कहा गया कि किसी सदस्य पर आक्रमण होने पर सभी सदस्य सभी प्रकार की सहायता करेंगे। 1 जुलाई 1991 को एक सैनिक संगठन के रूप में वार्सा पैक्ट को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद ही जो है वार्सा पैक्ट को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन नाटो अभी भी चला आ रहा है और नाटो की वृद्धि भी हो रही है, नाटो की वृद्धि भी हो रही है। और इससे पहले के हमने सेट में कराया भी था कि जो नाटो का अभी जो अंतिम सदस्य, जो अभी रिसेंटली नाटो का जो अंतिम सदस्य बना था वो शायद फिनलैंड था मेरे ख्याल से, और पूरा डिटेल मैंने इसके पहले वाले सेट में दिया हुआ है नाटो के बारे में। और इसको बढ़ाने पर ही पूरा प्रयास अभी भी हो रहा है। यूक्रेन और रूस का जो विवाद है, जो युद्ध चल रहा है, उसका भी मूल कारण यही है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था जबकि रूस इसके खिलाफ था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को दर्शाने वाली घटनाएं छाटिए। विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को दर्शाने वाली घटनाएं अलग कीजिए। पहला है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्या सही है भाई, इसमें कह रहा है कि विश्व में उन घटनाओं के बारे में बताइए, इनमें से उस घटना को छांटिए जिसने अमेरिका के वर्चस्व को बढ़ाया, अमेरिका की ताकत को और बढ़ाया। यानी जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें अमेरिका की लीडरशिप को और इंक्रीज किया। ठीक है, इसमें से कौन सी घटना थी? वास्तव में ये चारों की चारों घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने अमेरिका के वर्चस्व को बढ़ाने में कहीं ना कहीं सहयोग किया। इसलिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी इसमें चारों विकल्प हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी, यानी चारों घटनाएं। अब ये चारों घटनाएं हैं क्या, अगर इन चारों घटनाओं पे अलग अलग क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो क्यों ना हम इन चारों घटनाओं को भी अलग से समझ लें। आइए, हमने इसके लिए भी एक पेज लिया हुआ है, डिटेल नोट किया है बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग लीजिए इसका स्क्रीनशॉट पूरा, और इसको जो है डिटेल में रटिए, पढ़िए, इसको मोबाइल में रख करके स्क्रीनशॉट मत रखिए, हो सके तो कॉपी बनाइए और उस कॉपी में नोट करते हुए जाइए, क्योंकि यह कलेक्शन है, हमने मेहनत से बनाया है बेटा। ठीक है, आइए चलिए देखिए, एक एक घटना जरा देख लीजिए आप। पहला है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या है ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म? विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को दर्शाने वाली घटनाएं जो हैं उनमें पहला ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। क्या है ये? वर्ष 1991 में कुवैत पर, आप जानते हैं इराक ने क्या किया था, कुवैत पर अटैक किया था, इसको खाड़ी संकट के नाम से जो है जाना जाता है, गल्फ क्राइसिस के नाम से। वर्ष 1991 में कुवैत पर इराक के आक्रमण के जवाब में यह अमेरिका के नेतृत्व में एक ऑपरेशन था। ठीक है, और आप जानते हैं इसी के बाद जो है वो सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। कुवैत पर इराक ने आक्रमण किया, ये गलती थी उसकी, और उसी के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को भेजा गया कि देखिए उसके पास बायोलॉजिकल वार तो नहीं है, ठीक है, जैविकी हथियार तो उसके पास नहीं है, ठीक है, और परमाणु बम बनाने का प्रयास कर रहा था, तो परमाणु बम के विस्तार, परमाणु शस्त्रों के विस्तार को रोकने के उद्देश्य से भी वहां पर एक दल पहुंचा था, और इन्हीं सब आरोप में बाद में क्या किया गया, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया और बाद में उसको फांसी दी गई। ठीक है,
दूसरा है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच यह वर्ष 1998 में केन्या और तंजानिया स्थित अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था। ठीक है, कहां पर? वर्ष 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया था। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। इसके बाद भी अमेरिकी तानाशाही बहुत तेजी से, तानाशाही नहीं कह सकते हैं, लीडरशिप या नेतृत्व या फिर मोनोपोली, ठीक है, या डोमिनेंस ही कह सकते हैं, ठीक है, प्रभाविता उसकी बढ़ी। अमेरिका में घटित 9/11 की घटना, दो घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो जिसमें 11 कॉमन है। 9/11 की जब बात होती है तो आप अमेरिका को याद कर लीजिए। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था और साथ में जो उसका पेंटागन यानी जो रक्षा मंत्रालय है उसका जो रक्षा का प्रतीक है पेंटागन, उस पर भी हम साथ साथ में अटैक हुआ था। 3 विमान लगातार टकराए थे, तो इसको कहते हैं 9/11। लेकिन 26/11 जो कि भारत के होटल ताज पर हमला हुआ था, तो जब 26/11 की बात आए तो आप इंडिया को याद कर लीजिए, जब 9/11 की बात आए तो आप अमेरिका को याद कर लीजिए। ठीक है, 26/11 भारत, 9/11 अमेरिका। ठीक, तो 9/11 की घटना के जवाब में वर्ष 2001 में अलकायदा और तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान था। ठीक है, इसके बाद कौन सा था भाई? ये ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। लेकिन चौथा और लास्ट देखिएगा, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। यह वर्ष 2003 में इराक के लोगों को सद्दाम हुसैन के निरंकुश शासन तथा इराक को सामूहिक विनाश के हथियार बनाने से रोकने के लिए अमेरिका का एक अभियान था। इसको क्या कहते हैं हम? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, इसी के बाद जो है सद्दाम हुसैन को क्या हुई थी? फांसी हो गई थी। चलिए, तो ये था, आपको फायदा मिलेगा, विश्वास मानिए, बस आप पढ़ते जाइए, कंटिन्यूअस चैनल पर बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, कोशिश कीजिए लाइक कीजिए, कोशिश कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, कोशिश कीजिए इसको शेयर भी कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा, और भी लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, आपका फायदा होगा, थोड़ा हमारा फायदा भी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? मार्गन थाउ, ये मार्गन थाउ है। ठीक है, मार्गन थाउ, बीवी डाइक, जोसेफ फ्रैंकल, पॉल सीबरी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? ठीक है भाई, बताइए क्या होगा इसमें आंसर? इसमें आंसर होगा ए, मार्गन थाउ। ठीक है, मार्गन थाउ। दरअसल मार्गन थाउ जो है विश्व राजनीति में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने पर जोर देता है। इसका यह मानना था कि दरअसल कोई भी देश होता है वह अपनी विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके ही करता है, और प्रत्येक देश के राष्ट्रीय हित अलग अलग होते हैं और इसी के आधार पर वह क्या करता है? अपनी विदेश नीति भी बनाता है। ठीक है, और उसका यह मानना था, जैसे अभी आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति और यूक्रेनियन राष्ट्रपति के बीच में तू मैं हो रही थी, ये बीच में पहली बार ऐसा देखने को मिला भी था। ठीक है, इस तरह से लाइव टेलीकास्ट में अक्सर छोटे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो झुक जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि यूक्रेनियन राष्ट्रपति झुका नहीं, क्योंकि वह जानता था कि राष्ट्रीय हित हमारा क्या है। पर्दे के पीछे हम भले झुक जाएंगे, झुका भी बाद में, झुकना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन पर्दे के सामने झुका नहीं हो, कैमरे के सामने नहीं झुका। क्यों नहीं झुका? क्योंकि उसको भी राष्ट्रीय हित अपना देखना है, या जनता को तो दिखाना ही है ना, क्योंकि जनता को नहीं दिखाएगा तो जनता के सामने कौन सा मुंह लेके जाएगा। ठीक है, तो मार्गनथाउ साहब ये कहते हैं कि कोई भी देश होगा वह अंतिम रूप से अपनी विदेश नीति के निर्माण में राष्ट्रीय हितों को क्या करता है? प्राथमिकता देता है। ये स्टेटमेंट किसका है? मार्गनथाउ का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण था। चेकोस्लोवाकिया का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, युगोस्लाविया का विघटन, या इनमें से कोई नहीं? कह रहा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय का कारण क्या था? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मतलब अमेरिका
आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या कह सकते हैं नहीं, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात यानी 1990 के बाद एक तरह से पूरे विश्व का नेता बन गया। पूरे विश्व में उसकी चलने लगी, जो कहेगा वही होगा। ठीक है, इस ऐसी व्यवस्था को हम एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ इसीलिए बनाया गया था कि ऐसी कोई स्थिति ना आने पाए कि विश्व में कोई दो ध्रुव बने। इससे पहले क्या थे, दो ध्रुव थे, आप जानते हैं, सोवियत संघ और अमेरिका। लेकिन यह प्रयास था कि एक ध्रुवीय जो है, ना तो बहुध्रुवीय व्यवस्था बने, ना एक ध्रुवीय व्यवस्था बने, ना दो ध्रुवीय व्यवस्था बने, बल्कि एक संस्थात्मक व्यवस्था बने। यह संस्था देखे कि कौन सही कर रहा है और कौन गलत कर रहा है, और उसके बाद के आप प्रयासों में, चाहे वो खाड़ी संकट हो चाहे अन्य में, आपने देखा भी होगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने नाटो के माध्यम से यह प्रयास किया भी। लेकिन आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे यूनाइटेड नेशंस कमजोर पड़ता गया, और कहीं ना कहीं कमजोरी उसकी आप लोग देख ही रहे होंगे, तो उसी तरह से क्या हुआ, अमेरिका आगे बढ़ता गया। लेकिन सबसे प्रमुख घटना जो थी वो क्या थी, इसमें सोवियत संघ का विघटन। जब 1990 में मिखाइल गोर्बाचेव ने घोषणा किया कि सोवियत संघ का किला भरभरा कर ढह गया है, तो सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ, सोवियत संघ के जो शामिल 15 देश से सब अलग अलग हो गए, सोवियत संघ कमजोर पड़ गया। तो विश्व व्यवस्था, वर्ल्ड ऑर्डर जो बाइपोलर था, ठीक है, वह क्या हो गया, यूनिपोलर हो गया, एक ध्रुवीय हो गया। और उसमें उस एक ध्रुवीय व्यवस्था का नेतृत्व करता कौन हो गया, अमेरिका हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि सोवियत संघ का जो विघटन था उसने क्या किया, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था यानी अमेरिका के उदय को बढ़ावा दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिकी नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय हितों की, अमेरिकी नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के प्रयत्न करते हुए आत्मसंयम बरतने की सलाह देने वाले थे। अमेरिकी नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय हितों की सिद्धि के प्रयत्न करते हुए आत्मसंयम बरतने की सलाह देने वाले थे कौन, एफ.एम. पैडलफोर्ड, जोसेफ फ्रैंकल, स्टैनली हॉफमैन या जॉर्ज कैनन। जॉर्ज कैनन। दरअसल ये है क्या, पहले इसका आंसर होगा जॉर्ज कैनन। ठीक है, जॉर्ज कैनन साहब क्या थे, यह भी अमेरिकी विदेश सचिव थे। जॉर्ज कैनन साहब जो है शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध के दौरान, अब चूंकि शीत युद्ध ऐसा था, जब आप ध्यान से देखेंगे तो 1990 के बाद का जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें अमेरिकी वर्चस्व तो था ही, लेकिन धीरे धीरे सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था, और विश्व में कई ऐसी घटनाएं हो रही थी जब आप यह देखते थे, ऐसा लगता था कि नहीं अब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, अब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, या तीसरे विश्व युद्ध का कारण ये होगा, ये होगा। ये अलग बात है कि हुआ नहीं कभी। और अगर भारतीय टीवी चैनलों को देखें तो कुछ चैनल तो ऐसे हैं जो दिन भर युद्ध ही कराते रहते हैं, ऐसे लगता है बस अभी विश्व युद्ध हो जाएगा, अभी विश्व युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हुआ नहीं विश्व युद्ध। ये जो जॉर्ज कैनन साहब हैं, इन्होंने यही कहा था, जिनका यह मानना था कि अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखिए, ठीक है, लेकिन आत्मसंयम बरतिए, यानी किसी भी तरीके से युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय हित से भी पीछे नहीं हटना है। तो राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, कोशिश करनी है कि युद्ध का वातावरण ना बन पाए, और सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध लड़ने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की मूल रणनीति यह थी, और इसी को हम क्या कहते हैं, रोकथाम या कंटेनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भाई, हम रोकथाम या कंटेनमेंट कहते हैं, कंटेनमेंट। और ये जो रोकथाम की नीति थी, कंटेनमेंट की पॉलिसी थी, ये किसकी थी, जॉर्ज कैनन साहब की पॉलिसी थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। इनमें से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इनमें से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म, परमाणु अप्रसार संधि की रचना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बिखराव, या सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस घटना को शीत युद्ध के समापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। बताइए भाई क्या होगा। देखिए
शीत युद्ध के समापन के कारणों में कई घटनाएं थी, लेकिन सबसे बड़ी जो घटना थी शीत युद्ध के समाप्ति का, दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ आगे तो बढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं से वह आर्थिक तौर पर एक, दूसरा सामरिक तौर पर भी कहीं ना कहीं वह कमजोर पड़ जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण कारण था उसमें आर्थिक रूप से वह कमजोर हो रहा था। और उस वर्ल्ड ऑर्डर में गुट निरपेक्ष आंदोलन जरूर बना था उस समय। गुट निरपेक्ष आंदोलन का इससे लेकिन खास संबंध नहीं था, सोवियत संघ के विघटन से उसका संबंध नहीं था, या शीत युद्ध की समाप्ति से भी उसका संबंध नहीं था, ठीक है। लेकिन वास्तव में जब सोवियत संघ कमजोर होने लगा था, यानी इसमें आंसर क्या होगा, डी होगा। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आप इसकी व्याख्या को समझिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध धीरे चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, तो उस दौरान आर्थिक रूप से सोवियत संघ कमजोर पड़ने लगा। और आर्थिक रूप से जब कमजोर हो गया देश, तो उसमें एक समस्या और भी आई कि दरअसल सोवियत संघ का जो संविधान था उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजंस थे जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन में भी भूमिका निभाई। पहला तो यह था, और यह व्यवस्था विश्व के किसी और संविधान में पाई भी नहीं जाती है, भारत में भी नहीं है। क्या था? एक व्यवस्था तो यह थी कि सोवियत संघ में शामिल देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं, यानी वह किसी भी देश से वैदेशिक संबंध यानी फॉरेन रिलेशन बना सकते हैं। दूसरा उसमें एक प्रोविजन यह भी था कि अगर कोई भी देश जो सोवियत संघ में शामिल है, अगर वह इस संघ से अलग होना चाहे तो वह अलग हो सकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले कौन अलग होता है? यूक्रेन अलग होता है। और जैसे ही यूक्रेन अलग होता है, उसी के तुरंत बाद बेलारूस अलग हो जाता है। और जब यूक्रेन अलग हो गया, बेलारूस अलग हो गया, तो फिर रूस भी अलग हो गया, ठीक है। और उसी के बाद फिर सोवियत संघ अन्य 15 देशों में क्या हो जाता है, धीरे धीरे विघटित हो जाता है, ठीक है। तो सोवियत संघ का जो विघटन था वास्तव में वही शीत युद्ध की समाप्ति के कारण था। क्योंकि शीत युद्ध हो किस में रहा था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। जब सोवियत संघ ही नहीं रहा तो शीत युद्ध कैसे रहेगा, ठीक है। इसलिए शीत युद्ध के समापन के प्रमुख कारणों में सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो क्या था? सोवियत संघ का पतन या सोवियत संघ का विघटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सोवियत संघ के रोकथाम ये था है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई है, समझ लीजिएगा आप लोग। रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित था। क्या भाई क्वेश्चन? निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सोवियत संघ के रोकथाम की अमेरिकी नीति से संबंधित था? मुन्नो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत, एस्ट्राडा सिद्धांत, या फिर क्लिंटन सिद्धांत? क्या था? ट्रूमैन सिद्धांत, या फिर मुन्नो सिद्धांत, या फिर एस्ट्राडा सिद्धांत, या क्लिंटन सिद्धांत? सोवियत संघ के रोकने की अमेरिकी नीति से संबंधित कौन था? इसमें आंसर होगा बी, ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन आप जानते हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ट्रूमैन साहब का यह मानना था कि साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए हमें एक अलग नीति की घोषणा करना पड़ेगा, ठीक है। 12 मार्च 1947, क्या था डेट, क्या थी? 12 मार्च 1947 को ट्रूमैन साहब यह घोषणा करते हैं कि जो भी नाटो में सदस्य शामिल हैं, नेटो में शामिल जितने भी मेंबर्स हैं, अगर इन मेंबर्स में से किसी के ऊपर जो है अटैक होता है तो वह अमेरिकी हितों को चोट पहुंचाने वाला प्रयास माना जाएगा। और अगर कोई ऐसा प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रयास होता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा संकट में मानी जाने के कारण उस पर सामूहिक रूप से क्या होगा? हमला किया जाएगा, या स्वयं अमेरिका उसको रोकने का प्रयत्न करेगा, ठीक है। अब यह जो उनकी घोषणा थी, इस घोषणा ने क्या किया? सोवियत संघ को आगे बढ़ने से रोकने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रूमैन सिद्धांत, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत का तात्पर्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत का तात्पर्य, देतांत यानी डेटेंट का तात्पर्य है।
परस्पर शत्रुता, दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, या परस्पर अविश्वास, या फिर प्रतिस्पर्धा? बताइए भाई। दरअसल ये जो देतांत आप देख रहे हैं या डेटेंट, डेटेंट ये एक फ्रेंच टर्म है। ये क्या है? एक फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। और इस शब्द का अर्थ होता है शिथिलता, शिथिलता। और शिथिलता किसमें होती है? तनाव में शिथिलता होती है, ठीक है। जब किसी स्थिति में कहीं पर कोई तनाव हो, तनाव का वातावरण हो, और उस तनाव के वातावरण में कुछ ऐसे प्रयास हो जो क्या करे, उस तनाव को कम कर दें, तो ऐसी स्थिति को क्या माना जाता है? ऐसी स्थिति में क्या माना जाता है कि वहां पर उस तनाव में कमी लाई जाए, तनाव को शिथिल किया जाए, और इसी को कहते हैं हम डेटेंट, और हिंदी में कहते हैं उसको हम देतांत, ठीक है। दरअसल जब क्यूबा संकट आया, और आप जानते हैं क्यूबा संकट जो था वो 1962 में था, तो 1962 में क्यूबा संकट के बाद जो है, जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में एक तनाव का वातावरण था। क्यूबा संकट के बाद इस तनाव के वातावरण में क्या हुई? शिथिलता आई, ठीक है। इस तनाव के वातावरण में कमी आई, और इस वातावरण में कमी का परिणाम यह था कि उन सब के मध्य में एक शांतिपूर्ण सा अस्तित्व की भावना जागृत हुई। अमेरिकी नागरिकों और सोवियत संघ के नागरिकों के बीच में भी एक जो है स्वस्थ वातावरण बनने लगा, और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी यह बात आई कि शायद अब जो है रूस और अमेरिका, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में एक अच्छा संबंध विकसित हो सकता है। लेकिन फिलहाल वह तुरंत विकसित नहीं हुआ, और शीत युद्ध की जो है शीत युद्ध चलता रहा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें भाई? आंसर हो जाएगा दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, यानी आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसका है, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करने वाले गणराज्य थे। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करने वाले गणराज्य थे। रूस, यूक्रेन, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, एस्टोनिया, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, एस्टोनिया, रूस, जॉर्जिया। बताइए भाई। अभी मैंने इसका आंसर बताया था, अगर थोड़ा सा ध्यान होगा तो आप लोग कर लेंगे। बताइए। रूस, यूक्रेन, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, एस्टोनिया, ये पूरा ग्रुप दिया गया के सामने। ये होगा इसका ऑप्शन। मैंने बताया था अभी कि सबसे पहले सोवियत संघ से अलग होने का प्रयास किसने किया था? यूक्रेन ने किया था, ठीक है। यूक्रेन के बाद किसने प्रयास किया था? बेलारूस ने किया था। और फिर उसके बाद कौन अलग हो गया था? रूस अलग हो गया था। और इस तरह से सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। और सोवियत संघ का विघटन जो है, मैंने बताया था इसका प्रमुख कारण क्या था? आर्थिक कारण था, अमेरिकी नीति थी। आर्थिक कारण था, अमेरिकी नीति थी। और मिखाइल गोर्बाचेव का स्वयं यह प्रयास था कि अब युद्ध के वातावरण को समाप्त करके वास्तव में हमें एक न्यू एरा की तरफ बढ़ना चाहिए, नए युग की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन यह उनकी जो मित्रतापूर्ण या कह सकते हैं विकास वाली रणनीति थी, वह सोवियत संघ के विघटन के साथ ही समाप्त हुई। लेकिन एक वर्ग यह मानता है कि ऐसा होने से कम शीत युद्ध तो समाप्त हुआ, लेकिन एक वर्ग यह मानता है कि कहीं ना कहीं जो उनकी सामंजस्यपूर्ण नीति थी, जो विकास की नीति थी, या जैसे अभी आप ट्रंप को देख रहे हैं कि अमेरिकी फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट का उनका नारा है। अब यह जो नारा है उनकी अपनी आर्थिक स्थिति के कारण है। अगर आप तुलना करेंगे थोड़ा सा ब्रिटेन से, जब अमेरिका आगे बढ़ रहा था और जब ब्रिटेन सबसे नंबर 1 था, और अमेरिका और ब्रिटेन में एक तरह से कह सकते हैं कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था, तो उसमें क्या हो रहा था? जो स्थिति उस समय अमेरिका की थी, वही स्थिति आज चीन की है। और जो स्थिति उसमें ब्रिटेन की थी, वही स्थिति आज अमेरिका की है। अब समझ लीजिए बात कि आज 18% के आसपास, यानी लगभग 22% के आसपास जो इकोनॉमी जा रही है, किसकी? अमेरिका की जा रही है। वहीं पर यानी विश्व की अर्थव्यवस्था में 22% योगदान जो है वो किसका है? लगभग अमेरिका का है। तो लगभग 18% योगदान किसका हो गया है? चीन का हो गया है। और मैंने कहा कि जब आर्थिक कारण सोवियत संघ के विघटन का कारण हो सकते हैं, तो आर्थिक कारण अमेरिका के विघटन का कारण नहीं हो सकते क्या? या अमेरिका कमजोरी कारण नहीं हो सकता क्या?
इसी तरह से उस समय ब्रिटेन की आबादी का 4 गुना आबादी अमेरिका की थी। आज वही सेम स्थिति है, अमेरिका की आबादी की 4 गुना आबादी किसकी है? चीन की है। तो ऐसे में चीन उसके पीछे पड़ा है, ये एकदम क्लियर है। ऐसे अमेरिका अगर अपने आप को नहीं संभालता है तो कहीं वही हाल ना हो जाए जो मिखाइल गोर्बाचेव के समय सोवियत संघ की हुई थी। इसलिए किसी भी हालत में ट्रंप अपनी इकोनॉमी को बचाना चाहता है और अपने वर्ल्ड ऑर्डर में अपने आप को टॉप पर रखना चाहता है। इसीलिए वह अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जितने तेजी से वो डाउन हो रहा है उससे अधिक तेजी से चीन क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? निम्नलिखित में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? मैजनी, फिक्टे, रैमजे म्यूर या इनमें से सभी? बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मानता है? मैजनी, फिक्टे, रैमजे म्यूर, उपर्युक्त सभी? वास्तव में इसमें डी आंसर होगा, सभी डी आंसर होगा। मैजनी, फिक्टे और रैमजे म्यूर तीनों ही भाषा को किसी भी तीनों ही भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या था? दरअसल राष्ट्रवाद एक शब्द है और यह शब्द जो है सबसे पहले एक जर्मन कवि था, उसका नाम था हर्डर। जर्मन कवि था, उसका नाम था हर्डर। हर्डर, इस हर्डर ने ही क्या किया था? सबसे पहले राष्ट्रवाद शब्द को, ठीक है, दिया था। तो राष्ट्रवाद शब्द का सबसे पहले व्युत्पत्ति किसने किया? हर्डर साहब ने किया। ठीक है, ये क्या था? जर्मन कवि था। यह मानता था कि दरअसल अब अगर इन तीनों को देखेंगे आप, मैजनी, फिक्टे और रैमजे म्यूर को, तो कहते हैं भाषा, नस्ल, ठीक है, क्षेत्र और धर्म। ठीक है, भाषा, नस्ल, क्षेत्र और धर्म, यह 3-4 प्रमुख कारक हैं जो राष्ट्रवाद को मजबूत करते हैं, या कह सकते हैं राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की जो भावना होती है वो भाषा, नस्ल, क्षेत्र या धर्म के आधारों पर ही विकसित होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ठीक है, जिनमें से अभी चूंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाषा, तो भाषा की बात इन तीनों ने स्वीकार की थी और सबसे पहले इसका जिक्र जो है वो मैजनी ने किया था। इसलिए इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी तीनों भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के महत्वपूर्ण कारकों में से एक मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभ्यताओं का संघर्ष, सभ्यताओं का संघर्ष, बहुत ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। सभ्यताओं का संघर्ष इस विश्वास पर आधारित है कि 21वीं सदी में संघर्ष होंगे। ठीक है, सभ्यताओं का संघर्ष इस विश्वास पर आधारित है कि 21वीं सदी में संघर्ष होंगे। वैचारिक कारण से, सांस्कृतिक कारण से, आर्थिक कारण से, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार वाले आप लोग कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे यहाँ 5 विकल्प होते हैं और आप 4 विकल्प का सॉल्व कराते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। देखिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया है 5 विकल्प वाला। ठीक, बताइए 21वीं सदी में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या होगा? वैचारिक कारण होगा, सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण, या फिर इसमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा इसका बी, सांस्कृतिक कारण। आपने एक नाम सुना होगा हटिंगटन। हटिंगटन, ये हैं, इनका पूरा नाम है सैमुअल पी हटिंगटन। सैमुअल पी हटिंगटन साहब ने एक अपना सिद्धांत दिया था और सिद्धांत का नाम था सभ्यताओं का संघर्ष, शीत युद्ध के बाद की नई विश्व व्यवस्था। सभ्यताओं का संघर्ष, सभ्यताओं का संघर्ष, शीत युद्ध के बाद की नई विश्व व्यवस्था यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें इन्होंने यह बताने का प्रयास किया था कि जो 21वीं सदी का युद्ध होगा वह जो है ना तो विचारधारा पर होगा, ना वह क्षेत्र के आधार पर होगा, और ना ही वह नाटो या वारसा जैसे किसी अन्य सैनिक संगठनों के कारण होगा, और ना ही किसी देश पर कब्जे के कारण होगा। वास्तव में यह संघर्ष अगर होगा
तो वह सभ्यताओं का संघर्ष होगा, वह संस्कृतियों का संघर्ष होगा। और इसी क्रम में यह बताने का प्रयास भी करता है कि जय कि एक समय आएगा जब ईसाइयों और इस्लाम के बीच में युद्ध होगा। वो कहता है इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच युद्ध होगा। वो कहता है कि बुद्धिज्म और इस्लाम के बीच में युद्ध होगा। ठीक है, जैसा आपने एक समय तालिबान ने बामियान में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा को बम लगाकर उड़ा दिया था। जब तालिबान पर अटैक चल रहा था अमेरिका का, उसी दौरान ऐसा उसने किया था और इसको लाइव किया था। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा थी बुद्ध की, कहां पर थी? अफगानिस्तान में थी, बामियान में थी अफगानिस्तान के। ठीक है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन यहीं पर एक बात और कहता है, कौन? हटिंगटन, जिसको आपको जानना चाहिए। वो कहता है कि इस समय चाइना की जो पॉलिसी है वो कह रहा है कि दुनिया भाड़ में जाए, हमको किसी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपनी आर्थिक उन्नति करनी है। ये हटिंगटन कह रहा है। क्या कह रहा है हटिंगटन? कि उसने एग्जाम्पल दिया हटिंगटन ने कि किसी मामले में चाइना ने विश्व के किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, चाहे वह गल्फ कंट्री का मामला हो, यानी इराक का युद्ध हो, उसने हस्तक्षेप नहीं किया। अभी यूक्रेन और रूस का मामला चल रहा है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अफगानिस्तान के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। भारत से युद्ध को लगातार वो टालता रहा है। ताइवान के साथ संघर्ष को अमेरिका ने बढ़ावा देने का प्रयास किया, लेकिन वहां भी वह पीछे हटता रहा है, यानी एक तरह से न्यूट्रल रहा है। और वो कहता है कि यह न्यूट्रलिटी उसके इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे ज्यादा हेल्प कर रही है। और वह कहता है कि अगर चाइना, जो कि एक तरह से बुद्धिस्ट के तौर पर जाना जाता है, अगर कहीं इस्लाम और ईसाइयत के बीच में युद्ध हुआ, तो अगर कहीं उसने इस्लाम का साथ दे दिया तो इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, यानी वैश्विक संदर्भ में इस्लाम क्या हो जाएगा? सभी धर्मों पर, सभी सभ्यताओं पर इस्लामी सभ्यता भारी हो जाएगी, ऐसा हटिंगटन कहता भी है। बहरहाल सांस्कृतिक कारण से 21वीं सदी का जो संघर्ष होगा, कैसे होगा? सांस्कृतिक कारण से होगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया? निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया? समीर अमीन, डेविड हेल्ट, फ्रांसिस फुकुयामा, सैमुअल पी हटिंगटन। सैमुअल पी हटिंगटन, बताइए भाई। इतिहास के अंत रूप में व्याख्यायित किया किसने? उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया किसने किया? फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा यह एक अमेरिकी लेखक हैं और इन्होंने ही इतिहास के अंत के रूप में उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को देखा। ठीक है, अब इस पर मैं आपको एक डिटेल लेक्चर अगले सेट में देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस पर और भी कई चीजें हैं, यहां मैं इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये। नेहरू ने, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको देखिएगा। नेहरू ने किस देश की यात्रा को खोज यात्रा का नाम दिया था? नेहरू ने किस देश की यात्रा को खोज यात्रा का नाम दिया था? सोवियत संघ, अमेरिका, मिस्र, चीन। बताइए भाई, नेहरू ने किस देश की यात्रा को खोज यात्रा का नाम दिया था? सोवियत संघ, अमेरिका, मिस्र, चीन। आंसर होगा इसका अमेरिका, यानी बी। देखिएगा इसका थोड़ा सा। दरअसल 1949 में पंडित नेहरू ने अमेरिका की यात्रा किया था और इस यात्रा में इन्होंने अमेरिका के जो दोनों सदन हैं पार्लियामेंट के, उन दोनों सदनों को संबोधित भी किया था। उन दोनों सदनों को संबोधित भी किया था और इस संबोधन में उन्होंने यह कहा था। ठीक है, और जो यात्रा किया था, कहां की यात्रा किया था भाई? अब तो समझ ही गए होंगे ना, इसको बताऊंगा नहीं मैं आपको, आप खुद ढूंढिएगा इसका मतलब क्या हुआ। कैपिटल हिल की यात्रा किया था ना। ठीक है, अमेरिका के कैपिटल हिल की। कैपिटल हिल क्या है, किसके लिए मशहूर है? अब आप देखिएगा। ठीक है, उस यात्रा में जब दोनों सदनों को संबोधित किया था अमेरिका के, तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं अपना दिल और दिमाग, नेहरू जी ने कहा था कि मैं अमेरिकियों का दिल और दिमाग कि मैं अमेरिकियों के दिल और दिमाग की खोज यात्रा पर हूं और भारतीयों के दिल और दिमाग को आपके सामने रख रहा हूं। यानी मैं यहां आया हूं अपने दिल और दिमाग को आपके सामने रखने के लिए
और आपके दिल और दिमाग को खोजने के लिए, जानने के लिए कि अमेरिकी सोचते क्या हैं, अमेरिकी सोचते क्या हैं। तो ये थे बेटा कुल आज के 15 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोशिश कीजिए शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, और अच्छे कमेंट्स आपके बताते हैं कि हाँ आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, उसी से हमारा भी उत्साह बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू।